हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएन कॉमर्स एकेडमी। आज के वीडियो में हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने प्रोडक्ट का मीनिंग, उसके टाइप्स, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन सभी टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो देखो, ये टॉपिक इतना इजी है कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसकी कुछ ना कुछ तो लाइफ होती है कि वो मार्केट में कितने दिन चलता है, उसे हम उसकी लाइफ बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ह्यूमन लाइफ साइकिल की फोटो लगी हुई है, जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारी लाइफ साइकिल होती है, उसी तरीके से प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है। जैसे पहले हम चिल्ड्रन होते हैं, उसके बाद अडल्ट, उसके बाद ओल्ड एज, तो इस तरीके से हमारी लाइफ साइकिल चलती है। उसी तरीके से प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि मार्केट के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब की कुछ ना कुछ लाइफ है, और वो किस तरीके से चलती है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सेम ह्यूमन की जैसे एज होती है उसी तरीके से प्रोडक्ट की भी एज होती है। अब सेम वही रहता है कि कुछ प्रोडक्ट मार्केट में लंबे टाइम के लिए टिकते हैं और कुछ प्रोडक्ट की लाइफ छोटी होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स की होती है। तो इस कंसेप्ट को आप अपने आप से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को हम इन शॉर्ट PLC भी बोल देते हैं, PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो इसका मीनिंग तो आप समझ ही चुके होंगे, एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन एग्जाम के अंदर लिख पाएं। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल PLC इज अ फ्रेमवर्क used to describe the stages a product goes through from its introduction to the market until it decline and eventual withdrawal। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम डिस्क्राइब करते हैं जब कोई प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन यानी मार्केट में लॉन्च किया जाता है और तब तक जब तक वो मार्केट से विड्रॉ कर लिया जाता है, उसके बीच को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मतलब जब किसी प्रोडक्ट का जन्म होता है और जब उसे मार्केट से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी उसकी मृत्यु हो जाती है। आप ह्यूमन बीइंग्स की तरह देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग द PLC हेल्प बिजनेस मैनेज प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। अगर आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझकर चलेंगे तो आप अपनी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी को अच्छे से बना सकते हैं। देखो, जैसे ह्यूमन बीइंग्स की अलग अलग स्टेजेस होती है, उसी तरीके से प्रोडक्ट लाइफ की भी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। अब अगर आप सभी स्टेजेस पर प्रोडक्ट को एक ही तरीके से ट्रीट करेंगे, एक ही तरीके के मार्केटिंग स्ट्रेटजी रखेंगे, एक ही तरीके की प्रमोशनल स्ट्रेटजी रखेंगे, तो आप मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे। आपको प्रोडक्ट की लाइफ के अकॉर्डिंग, उनकी स्टेजेस के अकॉर्डिंग या आपको स्ट्रेटजी वगैरह बनाकर चलनी पड़ेगी, प्राइसिंग वगैरह सेट करने पड़ेंगे, तो ये आप मार्केट में लंबे टाइम तक रुक पाएंगे। तो इसलिए PLC को स्टडी करना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, चाहे आप एक बिजनेसमैन है या आप कोई स्टूडेंट्स हैं। द PLC कंसिस्ट ऑफ 4 प्राइमरी स्टेजेस। तो PLC में आपकी 4 प्राइमरी स्टेजेस रहती है। उसके अंदर आपकी सबसे पहली जो स्टेज है वो है आपकी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन का मतलब वही हो गया कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है। दूसरी आपकी ग्रोथ स्टेज है, तीसरी आपकी मैच्योरिटी स्टेज है, जब वो मैच्योर हो जाता है, और चौथी आपकी डिक्लाइन स्टेज है, यानी जब किसी प्रोडक्ट की सेल गिरने लगती है। तो ये 4 स्टेज आपको याद करके चलनी है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। आगे हम इन चारों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इससे आगे आप ये डायग्राम देख सकते हैं, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का डायग्राम है। तो देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज होती है, उससे फिर प्रोडक्ट धीरे धीरे ग्रो करता है, फिर प्रोडक्ट मैच्योर हो जाता है। मैच्योर होने का मतलब है कि बस अब वो अपनी पीक पर है, इससे ज़्यादा उसकी सेल्स एक्सटेंड नहीं हो सकती। उसके बाद धीरे धीरे सेल्स गिरने लगती है तो वो डेक्लाइन पर आ जाता है। अगर एग्जाम में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का क्वेश्चन आता है तो आपको ये डायग्राम भी जरूर बनाकर आना है। यहाँ पर आपको एक अलग स्टेज भी दिख रही होगी जिसका नाम है प्रोडक्ट एक्सटेंशन। प्रोडक्ट एक्सटेंशन। तो प्रोडक्ट एक्सटेंशन क्या है? प्रोडक्ट एक्सटेंशन का मतलब है कि नॉर्मली जब हम मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं और हमें दिख रहा है कि हमारे प्रोडक्ट की सेल गिरने स्टार्ट हो गई है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है,
या नए नए लोगों ने एंटर करना शुरू कर दिया है, तो हम अपने प्रोडक्ट में कुछ नया कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं जिससे हमारे प्रोडक्ट की सेल दोबारा बढ़ जाए। उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट एक्सटेंशन, यानी प्रोडक्ट को आगे बढ़ा देना। यानी हम डिक्लाइन स्टेज पर जाने वाले थे लेकिन हमने कुछ ऐसा किया कि हमारी सेल दोबारा से फिर बढ़ने लग गई। तो ये स्टेज भी आप लिखकर आ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट स्टेज के साथ, इंट्रोडक्शन स्टेज। तो इंट्रोडक्शन स्टेज में आपको बता चुकी हूँ कि ये फर्स्ट स्टेज होती है, तो इसके अंदर हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 पार्ट में टॉपिक्स को बांटा हुआ है, एक तो कैरेक्टरिस्टिक कि ये स्टेज कैसी है और इसके अंदर हम क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। देखो हमने टॉपिक को पूरा डिटेल में डिस्कस किया है ताकि अगर आपका इन जनरल ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है ही है। लेकिन अगर आपका MCQ में एग्जाम होता है, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जिसके अंदर मार्केटिंग का सिलेबस है या नेट वगैरह का एग्जाम आप दे रहे हो, तो वहाँ के लिए भी हमने डिटेल से टॉपिक को डिस्कस किया है। तो उस केस में भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा क्योंकि क्वेश्चन इन डेप्थ ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या होता है, न्यूली लॉन्च एंड पॉसिबली नॉट फुली डेवलप। एक आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसके बाद सेल्स। अब एक नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आया है तो आप अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग लगा के भी समझ सकते हैं कि सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए हैं, थोड़ा उसे ग्रो करने में टाइम लगेगा, नॉर्मली केसेस में ऐसा ही होता है। तो सेल्स आपकी लो सेल्स होगी, ठीक है। प्रोडक्ट इज द न्यू टू द मार्केट, धीरे धीरे लोग उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी। नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है कॉस्ट। तो जब हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो हमारी कॉस्ट थोड़ी सी हाई होती है। रीज़न क्या रहता है कॉस्ट हाई होने का, कोई कॉस्ट हाई ड्यू टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड इनिशियल प्रोडक्शन। तो स्टार्टिंग में हमें प्रोडक्शन भी करना होता है, साथ में प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी अच्छे लेवल पर करनी पड़ती है क्योंकि लोगों के बीच अवेयरनेस नहीं है, और रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर भी हमें काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो कॉस्ट आपकी थोड़ी सी हाई रहने वाली है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है आपका प्रॉफिट। तो नॉर्मली जब कॉस्ट हाई रहेंगी, सेल्स लो रहेंगी, तो आप पता लगा ही सकते हैं कि प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं हमारे डाउन ही रहेंगे। तो जनरली निगेटिव और लो ड्यू टू हाई कॉस्ट और लो सेल्स वॉल्यूम। तो प्रॉफिट भी आपके थोड़े डाउन रहने वाले हैं स्टेज के अंदर। कस्टमर्स, देखो कस्टमर्स तो होंगे लेकिन सिर्फ वो कस्टमर होंगे जो किसी भी चीज़ को अर्ली अडोप्ट करते हैं, यानी अर्ली अडोप्टर और इनोवेटर्स। जब हम मार्केट के अंदर डील करते हैं तो हमें कई टाइप के कस्टमर देखने को मिलते हैं। ये टॉपिक आपका मैं अलग से भी डिस्कस करूंगी, टाइप ऑफ कस्टमर्स। तो कुछ कस्टमर तो ऐसे होते हैं जब भी कोई मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आता है तो वो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं उन चीज़ों को खरीदने के लिए। तो जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो ऐसे ही कस्टमर आपके पास होंगे जो नया प्रोडक्ट खरीदते हैं और रिस्क लेना चाहते हैं। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन कम ही होगा क्योंकि नया प्रोडक्ट है, लोग उतना नहीं जानते। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो जब आप इस स्टेज पर कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेकर चलेंगे, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा अवेयरनेस क्रिएट करना, इसलिए आपको एडवर्टाइजमेंट वगैरह काफ़ी करनी पड़ेगी क्योंकि आपको अभी अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करनी है। एडवर्टाइजिंग वगैरह पर आपको काफ़ी खर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेटजी के अंदर जो पॉइंट है वो है आपका प्रमोशन। देखो मार्केटिंग में अगर आपने पहले पढ़ा है तो प्रमोशन का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता तो एक बार इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ। बाकी मार्केट में आपका एक अलग से चैप्टर भी रहता है। देखो प्रमोशन का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, उसको लोगों के बीच उसकी अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आपको कहीं ना कहीं हैवी प्रमोशनल एक्सपेंस करने पड़ेंगे, सच एज एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन टू इन्फॉर्म पोटेंशियल कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट, क्योंकि आपको कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में बताना है। अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो आपकी 2 टाइप की प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है, स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन। ये मैंने अपनी शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर भी डिस्कस किया है, उन्हें आप देख सकते हैं। तो आप
अगर दोनों ही स्ट्रेटजी के साथ जा सकते हैं। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो स्टार्टिंग का फेस है तो सेल बहुत ज़्यादा नहीं है और आप बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन को लिमिटेड रखना होगा, फोकसिंग ऑन सेलेक्टिव आउटलेट एंड रीजन्स। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आप कहाँ कहाँ पर अपने प्रोडक्ट की सेल करेंगे, कहाँ कहाँ पर अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो स्टार्टिंग में आप पूरी कंट्री में या बड़े लेवल पर प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो आपको कुछ जगह ही, कुछ आउटलेट्स में ही अपने प्रोडक्ट को बेचना होगा। नेक्स्ट जो आपकी स्टेज आ जाती है वो आ जाती है ग्रोथ स्टेज। सेकंड स्टेज, जब प्रोडक्ट आपका मार्केट में लॉन्च हो गया तो वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। अब ग्रो में भी आपका जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा इम्प्रूव हो चुका होगा, क्योंकि अभी आपने थोड़ा मार्केट में काम कर लिया है, लोगों का फीडबैक ले लिया है, तो उसके बेस पर आपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर लिया है। अगर हम सेल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही है, लोग प्रोडक्ट के बारे में जान रहे हैं, बिक्री बढ़ रही है, तो सेल्स आपकी बढ़ेगी और आपका कहीं ना कहीं आपका प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस गेन करेगा। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट, जब आप कहीं ना कहीं सेल बढ़ेगी तो आप प्रोडक्शन भी बढ़ाओगे, और प्रोडक्शन अगर आप बढ़ाओगे तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा मिलेगा। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अगर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो ये टॉपिक, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा पर यूनिट कॉस्ट कम होगी। मीन्स टू से कि आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो कहीं ना कहीं पर यूनिट कम होती चली जाएगी। तो जब हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा कॉस्ट कहीं ना कहीं घटेगी, और ज़्यादा प्रोडक्शन हम तभी करेंगे जब हमारी सेल बढ़ेगी, और ग्रोथ स्टेज में आपकी सेल्स बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो नॉर्मल सी बात है, जब आपकी सेल बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो आपके प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका कस्टमर, अब आपके जो अर्ली मेजोरिटी हैं, जो लोग स्टार्टिंग में चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है, मतलब नॉर्मली ये इनोवेटर्स नहीं होते लेकिन फिर भी चीज़ें खरीद लेते हैं जब मार्केट में आ जाती हैं, कुछ लोग को देखते हैं तो चीज़ें खरीद लेते हैं, तो उस टाइप के कस्टमर आपके रहेंगे। नेक्स्ट आपकी बात करें कंपटीशन की, तो कंपटीशन आपको पता है कि जब किसी भी प्रोडक्ट में ग्रोथ होने लगती है, कोई भी बिजनेस ग्रो करने लगता है मार्केट के अंदर, तो उसके अंदर कंपटीशन खुद ब खुद बढ़ जाता है। इंक्रीजिंग एज अदर कंपनी नोटिस द प्रोडक्ट सक्सेस एंड एंटर द मार्केट। ये आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि जब आप किसी बिजनेस को देखते हैं और उसमें जो ओनर होता है वो प्रॉफिट कमा रहा होता है, तो आप खुद भी सोचते हैं क्यों ना हम भी ये ट्राई करें। ठीक है। तो इस तरीके से जब ग्रोथ होने लगती है तो कंपटीशन बढ़ जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की, कि जो हमारी ग्रोथ स्टेज होती है उसके अंदर हमें कैसी स्ट्रेटेजी बनाकर चलना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अलग अलग स्टेज पर हमें अलग अलग स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। बाकी सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें दी हुई हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना, क्योंकि आपका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं ग्रो कर रहा है। प्रमोशन आपको करना पड़ेगा, कंटिन्यू प्रमोशन, स्ट्रेंथन ब्रांड प्रेफरेंस, इंक्रीज रिपीट परचेज, क्योंकि आपके जो कस्टमर ऑलरेडी बन चुके हैं आपको उनको बार बार रिपीट परचेज करने के लिए उनके पास मैसेज वगैरह या आपको ऐड वगैरह करना पड़ेगा। अगर प्राइसिंग की बात करें, मैं एडजस्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी टू रिमेन कॉम्पिटिटिव एंड अट्रैक्ट लार्ज कस्टमर बेस। देखो जब मार्केट में कंपटीशन आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइस को भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपके कॉम्पिटिटर उससे कम प्राइस में लेके आ रहे हैं या आप उनको पीछे छोड़ना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस को थोड़ा कम करना चाहते हैं, आपको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा देंगे क्योंकि सेल्स बढ़ रही है, टू रीच मोर कस्टमर्स। ठीक है, ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचने के लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेंड करेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है मैच्योरिटी स्टेज, ये आपकी थर्ड स्टेज है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की। तो प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पर आपका अच्छा खासा स्टेब्लिश हो जाता है मार्केट के अंदर, और आपको ज़्यादा कोई इम्प्रूवमेंट्स वगैरह नहीं करनी पड़ती इसके अंदर। मतलब अब ऑलरेडी प्रोडक्ट अच्छे खासे लेवल पर है तो आपको कुछ भी चेंजेस करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट आपकी सेल्स की अगर बात करें तो पीक पर आपकी सेल्स होगी, जैसे हमने बनाया था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को ऐसे बनाया था। ठीक है, तो ये आपकी मैच्योरिटी थी, सेल्स आपकी पीक पर होगी, बट ग्रोथ उतनी नहीं होगी। ग्रोथ अब हो चुकी है जितने होनी थी, अब आपकी सेल्स हाई है और इससे ज़्यादा सेल्स नहीं बढ़ सकती। अगर कॉस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं कॉस्ट स्टेबल है और डिक्रीज हो रही है, क्योंकि आप अच्छे खासे सेल कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट्स की बात करें तो हाई होंगे, सिंपल सी बात है, और ये सबसे हाई प्रॉफिट्स आपके रहते हैं इस स्टेज के ऊपर।
अगर हम कस्टमर की बात करें तो आपने पता है कि अब तक प्रोडक्ट काफ़ी पहले मार्केट में आ चुका है, तो लेट मेजोरिटी लोग ही इसको अब खरीदेंगे। लेट मेजोरिटी वो आर मोर कॉशियस एंड अडॉप्ट द प्रोडक्ट लेटर। ऐसे लोग खरीदेंगे जो मतलब काफ़ी एक्सेप्टेंस के बाद, सबको देखने के बाद, जांचने और परखने के बाद चीज़ों को खरीदते हैं। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन इस लेवल पर आपका काफ़ी हाई होगा। इंटेंस एज मैनी कॉम्पिटिटर ऑफर सिमिलर प्रोडक्ट, क्योंकि अब प्रोडक्ट मार्केट के अंदर पुराना हो चुका है और काफ़ी लोग इसके अंदर डील कर रहे हैं। तो ये आपकी कौन सी स्टेज थी? ये आपकी मैच्योरिटी स्टेज थी। अच्छा, मैच्योरिटी स्टेज पर आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या रखेंगे, ये भी एक सोचने की बात है। तो सिंपल सी बात है, आप अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट, क्योंकि आप कुछ नया तो अभी इतना नहीं कर सकते प्रोडक्ट के अंदर, तो आप अपना शेयर बचाने की कोशिश करेंगे। एम्फेसिस ऑन डिफरेंशिएशन, अगर आपको लगता है कि इस प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस ला के हम मार्केट में एक्सटेंड कर सकते हैं, मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना प्रोडक्ट एक्सटेंशन, कि मतलब कुछ नया करके बढ़ा देना, तो आप उन चीज़ों के ऊपर ध्यान दोगे। बाकी अपनी ब्रांड लॉयल्टी, जो आपके लॉयल कस्टमर हैं उनकी डिमांड के ऊपर आप ध्यान दोगे। नेक्स्ट आपका प्राइसिंग आपका कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग टू फेंड ऑफ कॉम्पिटिटर, तो कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग आपको प्राइस सेट करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे खासे लेवल पर होगा आपका, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक अच्छे खासे सेल कर रहे हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटजी रहेगी मैच्योरिटी स्टेज पर। अगर हम बात करें लास्ट स्टेज की, डिक्लाइन स्टेज, तो इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि प्रोडक्ट गिर रहा है मार्केट के अंदर। देखो, अगर आप एक्सटेंड कर जाते हैं, कुछ नया ऐसा कर देते हैं, कुछ डिफ्रेंशिएट ले आते हैं जिससे आपके कस्टमर बने रहते हैं, तो फिर तो आप इस स्टेज पर पहुंचोगे नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते तो आप किस स्टेज पर आ जाओगे? डिक्लाइन स्टेज। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो टीवी। ठीक है, आपने देखा कि टेलीविज़न पहले एक अच्छी खासी सेल थी, उनकी एक मार्केट थी, ठीक है, लेकिन अब उनकी सेल गिर चुकी है। इनफैक्ट वो डिक्लाइन स्टेज पर पहुंच चुके हैं और मार्केट से गायब ही हो चुके हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हो एलईडी एलसीडी ने उनकी जगह को ले लिया है। तो वो प्रोडक्ट डिक्लाइन स्टेज से जाकर मार्केट से ख़त्म हो चुका है। तो आप इस तरीके से कई सारे प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के रियल एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक। डिक्लाइन स्टेज में क्या होगा? बिकमिंग ऑब्सोलेट और आउट ऑफ डेट, तो आपका प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ डेट हो चुका है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आ चुकी है। चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस, और कंज्यूमर की ज़रूरतें भी अभी बदल चुकी हैं, वो प्रोडक्ट उनको पूरा नहीं कर पा रहा। अभी मैंने आपको टेलीविज़न का एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि अभी कस्टमर की ज़रूरतें भी बदल चुकी हैं। कहीं ना कहीं स्मार्टफोन की वजह से भी इनकी सेल पर काफ़ी फर्क पड़ा है। नेक्स्ट आपका सेल्स, तो डिक्लाइनिंग स्टेज है तो सिंपल सी बात है, सेल्स तो आपकी कमी होगी और मार्केट आपकी श्रिंक होते चले जाएंगे। अगर कॉस्ट की बात करें, देखो अब सेल कम हो गई और अगर आप अभी भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो कॉस्ट तो बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि बिक तो रहा नहीं है आपका प्रोडक्ट। पोटेंशियली इंक्रीजिंग इफ प्रोडक्शन वॉल्यूम ड्रॉप, पर वैसे भी कम चीज़ें बनाओगे तो आपका खर्चा ज़्यादा ही आएगा, जो फिक्स कॉस्ट है वो आपको बियर करनी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट डिक्रीज होने लग जाएंगे, सिंपल बात है। अगर कस्टमर की बात करें, अगर अभी भी कोई खरीद रहा है तो फिर वो लेजर्ड से हो सकते हैं, या जो बिल्कुल लेट ही लास्ट में प्रोडक्ट अडॉप्ट करते हैं वो लोग हो सकते हैं, क्योंकि अभी ये तो आउट ऑफ डेट प्रोडक्ट है। कुछ लोग आपने देखा होगा आउट ऑफ डेट चीज़ें भी यूज करते हैं, मतलब वो खरीदते ही तभी हैं जो वो मार्केट से बाहर जा चुकी होती हैं चीज़ें। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कंपटीशन, तो जब कोई प्रोडक्ट मार्केट से ख़त्म ही हो रहा है तो उसमें कंपटीशन कम हो जाएगा, क्योंकि लोग मार्केट से निकलना शुरू कर देंगे। डिक्रीजिंग एज कॉम्पिटिटर एग्जिस्ट, तो जब सब बाहर ही चले जाएंगे तो फिर कंपटीशन ही कैसा रहेगा? कस्टमर है नहीं, सेल्स है नहीं, प्रॉफिट है नहीं, ठीक है। तो मतलब ये आपकी लास्ट स्टेज है जहाँ पर कुछ है ही नहीं, ठीक है, सब खत्म हो चुका है, इससे आगे कुछ नहीं है। तो इसमें अगर हम स्ट्रेटजी की बात करें तो क्या ये स्ट्रेटजी होगी, हम देख सकते हैं, ठीक है। मैनेज द डिक्लाइन इफेक्टिवली, ठीक है, तो आप अच्छे से मैनेज करो, या तो अपने प्रोडक्ट को रिवाइटलाइजिंग कर लो या फिर आप उसको मार्केट से आउट कर लो। नेक्स्ट आपका प्रमोशन,
तो रिड्यूस प्रमोशन एफर्ट्स, देखो अब कोई फ़ायदा नहीं है कि आप बार बार लोगों को जाकर बताओ हमारा ये प्रोडक्ट है। मतलब आप अगर, ये तो वही वाली बात होगी ना, आप एलसीडी एलईडी के ज़माने में टेलीविज़न के ऐड कर रहे हो, तो मतलब कोई इससे फ़ायदा आपको होने वाला है नहीं। मे फोकस ऑन रिमाइंडिंग लॉयल कस्टमर, अगर आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा है कि कुछ लोग उसे बहुत पसंद करते हैं तो मे भी आप उनको रिमाइंड करा सकते हैं। बाकी नया मार्केट शेयर आपको मिलना काफ़ी मुश्किल है। नेक्स्ट आपकी बात आती है प्राइसिंग की। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो प्राइस तो अब देखो भाई, जो मिलता है वो ले लो, वो वाली बात आ गई। क्योंकि अब आप उम्मीद रखते हो कि आप प्राइस सेट करोगे और कस्टमर देगा, वो तो चलेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, प्राइस रिडक्शन टू क्लियर आउट इन्वेंट्री एंड मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी। अब जो बचा कुचा सामान है जैसे निकलता है निकाल दो। आप नॉर्मली आप अपनी क्लोथिंग में ये चीज़ें देख सकते हैं ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी होता है, जब कोई चीज़ आउट ऑफ डेट हो जाती है कोई कपड़े, तो उनको फिर आप बहुत सस्ते खरीद लेते हैं और मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो घटा हो गई, ठीक है। फोकसिंग ऑन प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स और नीचे मार्केट। देखो डिस्ट्रीब्यूशन वैसे तो आपको कमी करना है, लेकिन अगर कोई सेगमेंट ऐसा है जहां आपको लगता है कि अभी भी ये प्रोडक्ट चल सकता है, जैसे कई बार होता है कोई चीज़ कहीं पर आउट ऑफ डेट होगी लेकिन वो दूसरी जगह भी चल सकती है, तो आप वहां पर जाने की कोशिश करेंगे। बाकी एक्सटेंशन स्ट्रेटजी के ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। एक्सटेंशन स्ट्रेटजी का मतलब अगर आप अपने प्रोडक्ट को दोबारा से मार्केट में कुछ नया करके ला सकते हैं तो। नेक्स्ट आपका है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशंस, वो तो वही होगा कुछ चेंज कर लो, अपडेटिंग और इम्प्रूविंग प्रोडक्ट, ताकि कस्टमर के नीड को वो मीट कर पाए। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। एक मिनट, इसके कुछ और पॉइंट भी रहते हैं। मार्केट एक्सपेंशन सिंपल है कि आप मार्केट को दोबारा एक्सपेंड कर सकते हैं। रीब्रांडिंग, रीब्रांडिंग का मतलब है कि जैसे आपने देखा होगा कई बार सेम ही प्रोडक्ट को हम दोबारा नए ब्रांड के थ्रू, नई सेलिब्रिटी के थ्रू, नए चेहरे के थ्रू लॉन्च करते रहते हैं। रिफ्रेशिंग द ब्रांड इमेज अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। जैसे आप देखते हो कि जो आपका सबसे सिंपल एग्जांपल जो आपको अपने घरों में देखने को मिल जाता है, जो आपका निहार शांति आंवला ऑयल आता है, तो उसमें आप कई बार किसी का चेहरा देखते हो, कई बार उसमें आलिया भट्ट आ जाती है, कई बार विद्या बालन जी आ जाती है, तो सबको चांस मिलता है। तो इसे हम रीब्रांडिंग कह सकते हैं। कई बार नाम बदल देते हैं, कई बार इमेज बदल देते हैं, कुछ ना कुछ अलग लोग करते रहते हैं ताकि कस्टमर का ध्यान प्रोडक्ट की तरफ जाता रहे। नेक्स्ट आपका है प्रमोशन। तो न्यू मार्केटिंग, अगर आप दोबारा से प्रोडक्ट लाना चाहते हो तो आप न्यू मार्केटिंग कैंपेनिंग कर सकते हो। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है। अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हेल्प कंपनीज मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हमें प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का पता होगा तो हम सही डिसीजन ले पाएंगे कि हमारा प्रोडक्ट इस स्टेज पर है हमें, और इन चीज़ों के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। पता लग रहा है आप डिक्लाइन स्टेज में और आप ज़बरदस्ती उसमें प्रमोशन किए जा रहे हैं, इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, डिक्लाइन स्टेज आ चुकी है तो भाई निकलो। अब जितना आपने कमाना था कमा लिया, मार्केट से बाहर निकलो, अब और कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है, सब खत्म। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि आप प्रोडक्ट जो लेके आए हो कौन सी स्टेज पर है और आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको टॉपिक समझ आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।